ईशा के बाद इमीडिएटली ये नॉन पॉलिटिकल ये मीटिंग है ओनली टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ द पोस्ट अमेंडमेंट बिल। ईशा के बाद जामा मस्जिद धोनी। हाँ हाँ वही बस हो गया, रैली नहीं है। और जल्द वो उसके बाद जो अवेयरनेस प्रोग्राम अंदर होगा उसके बाद ना प्रोटेस्ट होगा बाहर, ना कोई जाएंगे, कोई किसी का कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक अवेयरनेस करने के लिए ये जानकारी देना। देखिए हमारे पास पढ़े लिखे लोग नहीं है, इम्कान था वो कल पार्लियामेंट ने ऑलरेडी वो बिल औकाफ अमेंडमेंट बिल ने पास कर दिया है। अब सवाल ये है, बिल तो पास हो गई, इसके बाद राज्यसभा में क्या होगा क्या नहीं होगा वो भी देखा जाएगा। बस सवाल ये है कि ये बिल मुसलमानों के कितनी हद तक नुकसान पहुंचा सकता, मुसलमानों को इसको कितने चैलेंजेस फेस करने पड़ते, मुसलमानों के लिए इसके कितने कॉन्सिक्वेंसेस है, मुसलमानों को इस बिल आने के बाद क्या किस चीज़ की तैयारी करना और क्या नुकसान होने वाला है, उस पर दो चार बातें मैं आपके रखूंगा। अगर आपको मेरी बात होने के बाद अगर कुछ पूछना है तो भी आप पूछ सकते हैं। देखिए पहली बात तो हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं, सोशली डेमोक्रेटिक कंट्री हमारा, बिल्कुल डेमोक्रेसी वर्ल्ड में फेमस है, वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी हम इंडिया में रहते हैं। यहाँ पे हमारा पूरा मुल्क का कानून जो है, जो निज़ाम है, एक कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है। वो कॉन्स्टिट्यूशन ही एक ऐसी चीज़ है, सारे कौम को, मुल्क को, जमात को, सिस्टम्स को बना के जोड़ के रखा है। देखिए आर्टिकल 25 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, आपको और हर एक को रिलीजन का फ्रीडम देता है। आपके रिलीजन के प्रैक्टिसेस में कोई टोटल फ्रीडम है और आर्टिकल 25 की वजह से आप कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते, नंबर 1। और आर्टिकल 26 ये फ्रीडम को एंजॉय करते हुए आपके जितने इंस्टीट्यूशनल है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, इस्लामिक इंस्टीट्यूशन है, इसके साथ साथ है ना क्रिश्चियन के भी हैं, गुरुद्वारे भी हैं, पारसीज के हैं, खाली मुसलमानों के नहीं बोल रहा हूँ। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट टॉक अबाउट वन सिंगल रिलीजन, कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स इन ए टोटालिटी इन होलिस्टिक मैनर। तो ये सारे तो कॉन्स्टिट्यूशन 25 आपको रिलीजन की फ्रीडम दे रहा, और आर्टिकल 25 आपको इस इंस्टीट्यूशन जिसमें आपके इदारे हैं, आपके मदरसे हैं, आपके खानकाह हैं, आपके मसाजिद हैं, आपके दरगाह हैं, आपकी अपनी प्रॉपर्टीज हैं जिसको मैनेज करके आप है ना गरीबों को, बच्चों को मदद करते हैं, इसको सारे मैनेज करने का हक आपका अपना है। और रही बात आर्टिकल 30 इस इक्वालिटी की है कि साथ मेरे साथ आप एक ना, मेरे लिए अलग कानून और दूसरे के लिए अलग कानून और तीसरे के लिए अलग कानून नहीं होता। आज आप लोगों ने मुसलमानों के औकाफ अमेंडमेंट बिल किया, तो कल आप है ना सिक्स का एक भी अमेंडमेंट है, वहाँ सिख का भी एक संस्था है, सिंस का भी एक एक्ट है, उसको कर दीजिए। गुरुद्वारों में भी सेम चीजें आप ला लीजिए, क्या लाना है मैं बता रहा हूं। मुसलमानों के जिस तरह अमेंडमेंट करके आपने औकाफ को अमेंडमेंट किया है, जिस शेप में प्रेजेंट किया है, तो ये मुसलमानों के संस्थाओं के साथ ही क्यों, आप दूसरे पारसीज के साथ भी करिए, सिख्स के साथ भी करिए, क्रिश्चियंस के साथ आप हाथ नहीं लगा सकेंगे अगर लेना गुरुद्वारे में तो उनके एक्ट को। यहाँ क्या किया गया कि हमारे पहले मुस्लिम इंस्टीट्यूशन फ्रीडम, हमारा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हमारा रिलीजन में इंस्टीट्यूशन हम ही चला सकते हैं, आप लोगों ने नॉन मुस्लिम इंटरफेरेंस कर दिया। कैसे? आपने बोला कि 2 राज्यसभा से 2 लोकसभा से 1 राज्यसभा से 3 एमपीस आप नॉन मुस्लिम्स होंगे या कोई भी होंगे, 3 एमपीस होंगे। उसमें एक क्लास लगाया, बहुत कॉन्स्टिट्यूशनली अमेंडेड के 3 MPs, 2 from one house, 1 from another house. Not necessarily they need to be a Muslim. They will be nominated by the parliament. जिसकी मेजॉरिटी रहेगी वो 3 डाल देंगे। तो normally it is expected that they are going to be from the ruling party, and ruling party will belong to one particular community, और एक कम्युनिटी होने की वजह से वो सारे वहां पे 3 आ जाएंगे। अब रही बात, देखिए पहली बात सोचने में आया कि औकाफ हमारे जितने थे मुस्लिम, हमारे एक्ट के हिसाब से मुस्लिम लोग चलाते थे। अभी ये जो एक्ट में है उसका जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा वो नॉन मुस्लिम होगा।
ये सोचने की बात है। और साथ ही साथ उसमें एक्सपर्ट पैनल्स होंगे गवर्नमेंट के, जो अंडर सेक्रेटरी और सेक्रेटरी रैंक के जो लोग होंगे करेंगे, वो लोग भी है ना नॉन मुस्लिम होंगे, एज एक्सपर्ट पैनल आएंगे। तो यहां पे क्या हो गया, देखिए एक सबसे बड़ी बात, कोई भी संस्था चलाना है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलाना है, उसकी आजादी उसका दिल है, और दिल को अगर रोक देंगे तो उसकी आजादी को रोक देंगे तो संस्था नहीं चलेगी। और हाँ भाई, अगर मैं सऊदी अरब को जाके बोलो वो ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो मैंने उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन, अपने बाइलास के हिसाब, अपने मस्जिद में क्या करना है कानून के हिसाब से, उनके कितने हक है ऐसे मुतल्लिक, उनकी आजादी है। पर मैं आके बोलो आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं, तो ये आजादी कोई ले नहीं सकता। हमारी ऑटोनॉमी लेने की कोशिश की गई है और सक्सेसफुल हो गए। इससे हमारी पूरी ऑटोनॉमी डाइल्यूट हो गई, जो हमारी बात रखी जाती थी। तीसरी बात, अभी क्या है, एक चीज रिटर्न करें पॉलिटिकल पार्टीज ने उसमें इंटरफेयर करके ले हैं, औकाफ बाय यूजर बोल के है। तो औकाफ बाय यूजर है ना, बहुत सी चीजें हैं, डॉक्यूमेंटेशन एस्टैब्लिश नहीं करते, सालों हैं, पुराने साल हैं। हमारे जमाने में क्या मरने से पहले है ना ऑफ कर देता था, उसकी ज्यादा उन्हें साइन नहीं करा, पेपर नहीं है, कई सालों से चल रहा। तो इसको पहले उन लोगों ने डाइल्यूट करने की कोशिश करी, पर साथ ही साथ एक और छोटा सा लाइन है उसके अंदर, औकाफ बाय यूजर के साथ उन्होंने क्या बोला, अगर औकाफ की प्रॉपर डिस्प्यूट गवर्नमेंट लैंड के साथ, गवर्नमेंट के साथ, तो a government officer above the rank of the collector will have the final authority। मेरा मतलब, अब जैसे बता दीजिए पार्लियामेंट की ज़मीन औकाफ की है बोल रहे हैं, अब जैसे लाल किला है औकाफ की है बोल रहे हैं, अब दोनों बोलते हैं गवर्नमेंट की है। ये डिस्प्यूट हमारे औकाफ लैंड का है ना, गवर्नमेंट के साथ डिस्प्यूटेड हो जाएगा तो देयर विल बी वन ज्यूरिडिक्शन एंड वहाँ पे आर्बिट्रेशन होगा, एक ऑफिसर अबव द रैंक ऑफ दिस थिंग होगा। पर साथ ही साथ इसमें एक और एक अपॉर्चुनिटी है। उन्होंने क्या किया कि ये ट्रिब्यूनल्स वगैरह के साथ मैं आ रहा हूँ, उन्होंने ऑलरेडी इसको कोर्ट में जाने की आज़ादी दी गई है, पर वहाँ पे डिसीजन ले लिया जाएगा। बोलने का मतलब ये है। और ट्रिब्यूनल्स क्या है, पहले 2 मेंबर्स होते थे, अभी 3 मेंबर्स कर दिए। तो यहाँ कहीं है जो आज़ादी इसको जितनी चाहे वहाँ पे कर्व कर दी गई है, और यहाँ पे आहिस्ता 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 आप अपनी प्रॉपर्टीज़ को औकाफ में इस्टेब्लिश करना, उसको ये करना, उसको डॉक्यूमेंटेशन करना, इतना कॉम्प्लेक्स इशू हो जाएगा, ये हो जाएगा। तीसरी बात, अगर उनको सिर्फ अपने वोट बैंक को इकट्ठा करके अपने लिए, अपनी गवर्नमेंट को, और क्योंकि अभी क्राइसिस में है, उनकी मेजॉरिटी नहीं आ रही, आगे उनकी मेजॉरिटी इस्टेब्लिश करना है, तो देखिए अगर नीयत अच्छी होती तो ये औकाफ एक्ट में जो अमेंडमेंट करे हैं, जैसे आपने दूसरे लोगों कमेटी का लिया है, सब करा है, तो आप दूसरे संस्थाओं को भी, हमको एतराज़ नहीं है, उनको मत करने का नहीं बोल रहे, प्लीज़ डू नॉट मिसअंडरस्टैंड कि हम मुसलमान बोल रहे हैं कि हमारा नुकसान हुआ दूसरों का नुकसान करो, हम नहीं बोल रहे हैं हमको इक्वालिटी दो। आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अ फंडामेंटल राइट फॉर अस, जो है इक्वालिटी, आप वो इक्वालिटी वायलेशन है। तो ये एक एंगल हो गया। अब रही एंगल हमको करना क्या है, मैं 3 हिस्से में बात कर रहा हूँ, मैं बैकग्राउंड दे दिया, आपको करना क्या है। 3 ऑप्शंस हैं, हाथ में हाथ बंद कर बैठ जाओ, जो हुआ ठीक है। तो यकीन मानिए आपके आने वाले नस्लें आपको याद रखेंगे कि आप एक अहदे पे थे, आप एक जिम्मेदार थे, आप एक इंटेलेक्चुअल थे, आप पढ़े लिखे थे, आपको मालूम था। इसके बाद भी आपकी आवाज़ सुने जाए या ना जाए, आपका एक्शन न देखा जाए या ना देखा जाए, और आपकी कोशिशों को लोग नोटिस करते हैं या नहीं करते हैं, पर आपने क्या किया कभी कहते हैं अल्लाह तो पूछेगा, नहीं तो आने वाली नस्लें आपको। हमको दिखाना नहीं है, पर हमारे हद से जो कुछ होता है वो करना है। तो एक ऑप्शन वो, 2 ऑप्शन, पहला हाथ बन के बैठो या कुछ तो कुछ करो। तीसरी बात यह है, हमारे फंडामेंटल राइट्स के लिए हमारे पूछना है तो हम जिंदा लाशा नहीं है, इंसाना है, जान है, दिल धड़कता है, आसमान, थोड़ा नॉलेज है, थोड़ा बहुत हमको ये है, हमें कुछ आपको ये नहीं कर रहे हैं भाई, आप अथॉरिटी में हैं और हमारा राइट है, हमें राइट के हिसाब से आपको मांग रहे हैं। अगर आपको कुछ भी है तो हमको राइट की बात कर रहे हैं, हमारे अमेंडमेंट्स को जो आप बात कर रहे हैं हमारी, और बहुत कंसल्टेशन हुआ है, पब्लिक पार्टिसिपेशन बिल्कुल ज़ीरो। हम लोग आए, मिले, करे, वो सब है। जब एक बिल होती है तो पब्लिक कॉन्शियस होता है, पब्लिक मोबिलाइजेशन होता है, पब्लिक को साथ लेके चलना है कि मेजॉरिटी लोग इसमें ये नहीं, वो सब हुआ नहीं। तो एक तो ऑप्शन है हाथ में हाथ भर के बैठो, दूसरा ऑप्शन है कि अपना हक अदा कर दो, तीसरा ऑप्शन है
अगर कुछ ज़रूरत पड़ी तो अपने राइट के लिए आपको फाइट करना। अब रही बात हम इस चीज़ फ्रेम में हम क्या चूज़ करेंगे, तो सवाल ये है हमें बहुत, मैं यकीन के साथ बोलता हूँ, आप लोग रिकॉर्ड कर दीजिए, मुसलमान अधोनी के नहीं, मुसलमान कर्नूल डिस्ट्रिक्ट के नहीं, मुसलमान सारे रायलसीमा के भी और सारे आंध्र प्रदेश हिंदुस्तान के सोशली कॉन्शियस सिटीज़न हैं। कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो कानून के ख़िलाफ़ हो। हम कोई भी ऐसा काम बिल्कुल नहीं करेंगे, आज ओपनली बोल रहे हैं, जो बिल्कुल बस अगर आपके कानून में स्कोप है डिस्कशन करने, नेगोशिएशन करने, कन्विंस, आप मेरे को कन्विंस करो, मैं आपको कन्विंस, इंटरप्रिटेशन ऑफ द बाईलॉज का करते हैं आप इंटरप्रिटेशन, मेरा इंटरप्रिटेशन बात करें, वो हम ज़रूर करेंगे। तो ये हम सब बिल्कुल कोई ऐसी चीज़ अगेंस्ट द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल करने वाले नहीं हैं। अब रही बात, कुछ मजबूरियों की वजह से हम लोग को रैली नहीं निकालनी पड़ी, और ख़ास तौर पे इसलिए निकालनी पड़ी कि हमने एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हमको बोला कि रैली निकालना इज़ नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, मौका ये नहीं है रैली नहीं निकालने का। तो हमने इमीडिएटली लब्बे कर दिया, ठीक है साहब अभी हम रैली नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके हुक्म के हिसाब से हम रैली नहीं निकालेंगे। अब रही बात हम क्या करें, तो दो ऑप्शन थे हमारे पास। एक तो सब कलेक्टर, आप ये पीछे लेके आ जाओ, उसको खोल के खड़े रहो, कोई इतनी देर क्यों करें, जो बेसिकली है ना, इसको हमको क्या करना है कि सब कलेक्टर कंपाउंड में हमको एक मीटिंग करें, वो पब्लिक मीटिंग हो जाएगी, कुछ भी हो जाओ, ओपन प्लेस है वो, ये ना पब्लिक प्लेस है, गवर्नमेंट प्लेस है वो, ये ना पब्लिक मीटिंग हो जाएगी। तो हमने सारा सोचने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन सेंटीमेंट को नज़र में रखते हुए और एडमिनिस्ट्रेशन को इज्जत देते हुए, एडमिनिस्ट्रेशन की मजबूरियों का ख्याल रखते हुए हमने ये डिसाइड किया है कि सब्जेक्ट टू टेकिंग द गवर्नमेंट इनटू कॉन्फिडेंस, गवर्नमेंट को, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को कॉन्फिडेंस लेके हम इंशाल्लाह जुमा को इशा के नमाज के बाद इमीडिएटली हमारी जामे मस्जिद में हम एक छोटा सा, एक जैसे मस्जिद के बाद बैठते हैं, बातचीत होती है, करती है, क्योंकि ये हमारा ये प्रोटेस्ट तो अभी नहीं होगा, ये अवेयरनेस प्रोग्राम होगा हमारा। देखिए बिल तो आपकी बन गई है, व्हाट इज एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू डू इट एट द जामा मस्जिद, वी वर मेकिंग आवर पीपल अवेयर व्हाट इज द औकाफ बिल प्रायर टू द अमेंडमेंट, क्योंकि हम लोग बिल्कुल कॉन्शियस रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हैं, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो अदोनी की हमने बोला कि वहाँ पे नहीं करना है, हम नहीं कर रहे हैं, ये हमारी खूबी है, हमने एडमिनिस्ट्रेशन की बात मानी है, फिर उन्होंने ऑप्शन दिया, वो एक ऑप्शन है, और दूसरा ऑप्शन ये था, हमने सोचा कि सब कलेक्टर ऑफिस पब्लिक प्लेस हो जाएगा, ओपन प्लेस हो जाएगा, वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो गई, क्यों ना हमारी मस्जिद में ही हम लोग कर लें। तो बेसिकली वी आर क्रिएटिंग एन अवेयरनेस कर रहे हैं कि औकाफ बिल अमेंडमेंट से पहले क्या थी, अमेंडमेंट के बाद जैसा मैंने आपको बताया क्या है, इससे हमारा क्या फ़ायदा होने वाला है, इससे हमारा क्या नुकसान होने वाला है, हमको इस तरह क्या करना है। देखिए दिस इज़ अवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू मेक इट अवेयर, और ये अवेयरनेस प्रोग्राम हो रहा है, नथिंग मोर देन दैट। जामा मस्जिद में नमाज ईशा इंशाल्लाह हम इसका करेंगे, और ख़ास तौर पे खूबी करेंगे कि हम लॉ एंड ऑर्डर को बिल्कुल मेंटेन करेंगे, पीसफुली होगा और आराम से होगा, ना किसी एक आदमी के ख़िलाफ़ होगा, ना किसी एक जमात के ख़िलाफ़ होगा, ना किसी एक तंजीम के ख़िलाफ़ होगा। हमारे हुकूक़ की प्रोटेक्शन के लिए, हमारी आज़ादी और हमारे औकाफ की जो अमेंडमेंट्स हुए हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए, उसके चैलेंजेस के लिए, उसके अपॉर्चुनिटी के लिए बात होगी, और ये हमारा फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम है, ये फंडामेंटल राइट ऑफ क्रिएटिंग एक अवेयरनेस है, बस ये सब होगा। और इसके साथ ही साथ एक छोटी सी लास्ट बात होगी, ये सब किसकी तरफ से होगा। देखिए अल्लाह के फजल से 2-4 रोज़ में हम लोगों ने काफ़ी बात की, और यहाँ बात करने के बाद हम लोगों ने अल्लाह के फजल व करम से एक नई संस्था का जन्म हुआ है, जो है, इसका नाम है रायलसीमा मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट। ये ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हो गई है, एवरीथिंग इज़ अंडर द प्रोसेस, और ये इस रायलसीमा मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के अंडर के बैनर होगा। ये रायलसीमा यूनाइटेड अंडर फ्रंट क्या है, ये बेसिकली कम्प्लीटली सेकुलर
नॉन कम्युनल, नॉन इंटरफियरिंग। इसका पंच लाइन आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि यूनिटी फॉर डेवलपमेंट। हमने सिर्फ ये सोचा है कि हम किसी काम को अगर सक्सेसफुल करना है, अगर आपके घर को, आपके ख़ानदान को सक्सेसफुल करना है, आपके व्यापार को सक्सेसफुल करना है, तो आपको कस्टमर और सप्लायर्स और मैन्युफैक्चरर सबकी यूनिटी ज़रूरी है। तो यूनिटी फॉर डेवलपमेंट हम कोशिश करें कि सब लोगों को साथ ले लें, और ये साथ लेने के बाद डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट में क्या होगा? मुसलमानों के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा, मुसलमानों का सोशो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा, मुसलमानों के एजुकेशनल डेवलपमेंट होगा, मुसलमानों के लीगल एड्स प्रोवाइड करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कर सकते हैं, मुसलमानों के लिए कोई भी चीज़ें ऐसे करने। देखिए, बेसिकली आइडिया इज़ अ प्लेटफॉर्म ऑफ ए टैलेंट पूल। मैं क्या बता रहा हूँ, आप सुन लीजिए। टैलेंट पूल जिसमें से आपके लीगल एक्सपर्ट्स होंगे, जिसमें एजुकेशनल एक्सपर्ट्स होंगे, कानूनी एक्सपर्ट्स होंगे, आपके सोशल वर्कर्स होंगे, आपके रिटायर्ड मे बी IAS ऑफिसर, कोई भी IPS, आप कोई भी बड़े बड़े ऑफिसर्स इसमें जुड़ जाएंगे इंशाल्लाह। एक 15-20 दिन में आप देखोगे इसका कैरेक्टर इट्स गोइंग, पूरी रायलसीमा में इसका एक निशान। क्योंकि जब आप रायलसीमा का नाम ले रहे हैं तो खाली मेरा एक छोटे जैसे आदमी का नाम नहीं होना, ये संस्था इज़ गोइंग टू बी आइकॉन, एक निशान होगा। हम लोग पूरे हिंदुस्तान को नहीं कर सकते, हम मान लिए। हम पूरे आंध्र प्रदेश को नहीं कर सकते, नहीं मान लिए। मगर बेशक अदूनी के मुसलमानों में इतनी शक्ति है, इतनी काबिलियत है, इतना इल्म है, हम रायलसीमा में हम अपना पेनिट्रेशन कर सकते हैं। तो ये रायलसीमा मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट इज़ ए नॉन कम्युनल टोटली डेवलपमेंटल एक्टिविटी, इसके बैनर के अंदर हो रहा। और आपको यकीन के साथ बोलता हूँ, 1 महीने के अंदर इसका कैरेक्टर, इसका बायलॉस रेडी है। दिस विल बी इट्सअप। देखिए, एक चीज़ है, सबसे बड़ी बात तो पगड़ी होती है। तो इंशाल्लाह इस संस्था की पगड़ी ऐसी होगी, हम तमाम लोग इनको इज़्ज़त देने के लिए मजबूर होंगे। जब आप किसी संस्था को इज़्ज़त दोगे या किसी इमाम को इज़्ज़त दोगे, यकीन मानो वो कौम कभी हारेगी। अल्लाह भी हो नहीं सकते। मगर आदमी जब उनको नींद नहीं आएगी, वो ऐसे सपनों की वजह से वो सपने साकार होते। तो अब ये होगा कैसा? इसके चैलेंजेस बहुत होंगे। आपको एक्सपर्टीज चाहिए, आपको लीडरशिप चाहिए, सबको लेके चलने का। मेरी मिसाल दे रहा हूँ, या किसी XYZ, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी को भी आप कुछ है ना पर्सनल लेवल पे आप जो बोलते बोल दीजिए। मगर वो संस्था के लिए वो काम कर रहा, तो उसको थोड़ा सा टाइम दीजिए। हमारे कौम आज से नहीं, नस्लों से तबाह बर्बाद इसीलिए हुई। मौलाना आजाद से लेके अबू कलाम आजाद से लेके कहीं से भी लेके, इसीलिए आज ही नई चीज अदोनी में जो पॉलिटिक्स चल रहे हैं मुसलमानों की, नई नहीं है। ना नियाज भाई को परेशान होने की जरूरत है, ना खतीब साहब को, ना आपको, ना को, ना जकरिया साहब को, ना उन उन निजामिया में भी कम नहीं है। बुरा नहीं मानना, मेरे को समझाने के लिए नाम लेना पड़ रहा, क्योंकि ये हमारी चोली दामन का साथ है। अगर आप सोचे ये होने वाला है, इसकी वजह से डरना जो नहीं है, तो मैं ये बता रहा हूं कि अब चलेगा कैसे। तो हमको एक लीडर ऐसा चाहिए जो सबको साथ लेके चल सका, और हमको टॉक्सिक लोगों से बच के रहना है। मेरे घर में भी क्योंकि हम एक टॉक्सिक आदमी पूरा माहौल को टॉक्सिक ना कर दे। थोड़ा टाइम दीजिए, करने दीजिए। हमें गलत हो रहे तो प्राइवेटली हमें बोलिए, हमको खाली गिरा को, एक संस्था को मत गिराओ। ये आप तमाम लोग रहेंगे, इसको देखोगे, इसका पर्टिकुलर इम्पैक्ट क्या होगा। क्योंकि एक नॉलेज बेस्ड इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं हम लोग। अब रही इसके रिसोर्स के, देखिए, खासतौर पे खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अगर इतना पहले ही सपना बड़ा देख लो तो अल्लाह मियाँ बोलता, बताओ तुमको क्या चाहिए, रास्ते निकलेंगे। मेरा हो गया सब।